आज हम सभी लोग फिर से जुड़ रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर जुड़ रहे हैं। वो वही मुद्दा है जो वर्तमान पाकिस्तान की नींव रखा हुआ है। आज का जो हम पाकिस्तान देख रहे हैं, ये यूं ही नहीं बना। इसकी जो जड़ें हैं, ये है बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन जब 1905 में हुआ तो उस समय हिंदू और मुस्लिम की संकल्पना हो गई थी कि दो राष्ट्र का निर्माण होगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हिंदू बहुल जो क्षेत्र था वो पश्चिम बंगाल अर्थात पश्चिम बंगाल का, जो बंगाल को दो भागों में बांटा गया, जो पश्चिम का बंगाल था वहां पे हिंदू बहुल क्षेत्र था और जो पूर्वी बंगाल था वहां मुस्लिम थे। अंग्रेजों की चाल थी कि मुस्लिम अलग हो जाए और हिंदू अलग हो जाए। मात्र यह राजनीतिक मुद्दा नहीं था, बल्कि यह धर्म का मुद्दा बनाया गया, रंग का मुद्दा बनाया गया, हरा और लाल का मुद्दा बनाया गया। 1905 में लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय बने। भारत के वायसराय जब वो बने तो भारत के 17वें वायसराय बने लॉर्ड कर्जन के बाद। और लॉर्ड मिंटो के बनने के बाद का जो कार्यकलाप रहा, जो चीजें हुई, हम कहें कि उसने देश को तोड़ने का काम किया। फूट डालो और राज करो की नीति की राह। जब बंगाल विभाजन हुआ तो पूरे देश में एक चीजें लहर दौड़ गई, स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन। लेकिन एक मुद्दे की बात क्या है कि उस समय की सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस। अंग्रेजों का दिमाग बड़ा खुरपात था। उसने दिमाग लगाया और लोगों के दिमाग में एक बात भरना शुरू कर दिया। मुस्लिमों के प्रखर नेता, विद्वान नेता के दिमाग में भरना शुरू कर दिया कि जो कांग्रेस है ये हिंदुओं की पार्टी है। बनारस अधिवेशन होता है कांग्रेस का, गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्षता करते हैं। वहां पे बात रखी जाती है कि स्वदेशी आंदोलन जो बंगाल में चल रहा है, बंगाल विभाजन होने के कारण उसके पूरे भारत में इसे चलाया जाए। लेकिन कुछ कांग्रेसी विचारक जो ठंडे दिमाग के थे, उसने बोला नहीं, अगर ये पूरे भारत में करेंगे तो ये राष्ट्रव्यापी हो जाएगा और इसके गलत परिणाम आएंगे। कुछ ऐसे विचारक थे, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने कहा कि नहीं, इसको राष्ट्रव्यापी करना है। पूरे देश में बहिष्कार हो रहा था विदेशी वस्त्रों का। इसी बीच दो विचार बन गए कांग्रेस के अंदर, एक जो तुरंत बदलाव चाहते थे, विचार के दम पर, शस्त्र के बल पर और युवा के बल पर। उस समय के जो युवा हैं, जो मध्यम वर्ग है, जो शिक्षित वर्ग है, समाज को जोड़ने का काम कर रहे थे। लेकिन जो बुजुर्गा वर्ग थे, जो कंजर्वेटिव थिंकर थे, उनका एक ही चीज मानना था कि नहीं, अचानक से आजादी नहीं मिलती है, आजादी के लिए लड़ना पड़ता है। अंग्रेजों के साथ कंधे से कंधे मिलकर, उनके सदन में बैठकर सदन में अपनी बात उठाएंगे, सदन में उनसे मांग करेंगे। लेकिन गरम दल वाले कह रहे थे नहीं, सदन से नहीं होगा। एक तो ये हो गई। दूसरी चीजें, शिमला में एक शिक्षा जो है सम्मेलन रखा गया। वहां पे मिंटो थे, लॉर्ड मिंटो उस समय गवर्नर जनरल थे भारत के वायसराय। उसने वहीं पे बीज रोपण करना शुरू कर दिया कि मुस्लिमों को पढ़ाया जाना चाहिए। मुस्लिम बहुत अशिक्षित है जबकि हिंदू शिक्षित हो रहे हैं। मुस्लिमों को अपना नेता चुनना चाहिए, मुस्लिम का लीडर मुस्लिम ही होना चाहिए। मुस्लिम लीडर होगा तो मुस्लिम के बारे में अच्छा सोचेगा। मतलब कि मुस्लिम अपना एक अलग पार्टी बनाए, अपना एक अलग देश बनाए। इसके लिए उसने बंगाल को बांटने का प्रयास किया। कुछ विद्वान ऐसे नेता जो मुस्लिम के थे, प्रखर नेता थे, उसने बंगाल विभाजन का समर्थन भी किया और अंततः यही हुआ। ढाका, जो कि पूर्वी बंगाल का केंद्र था, वह मुस्लिम लीग का केंद्र बना और ढाका में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई सलीमुल्लाह खां आगा खां के नेतृत्व में। और भारत धार्मिक रूप से बंटने लगा। मुस्लिम लीग मात्र एक पार्टी नहीं रही, बल्कि अंततः 14 अगस्त 1947 को एक देश का निर्माण करती और इधर कांग्रेस राष्ट्र निर्माण में लगी रही। बस चलिए इसको भी हम लोग देखते हैं। 1907 में एक चीज और हुई। 1905 के बाद 1907, ये जो 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में जो बातें रखी गई कि
पूरे देश में राष्ट्रव्यापी आंदोलन के रूप में स्वदेशी आंदोलन चलना चाहिए था, वहां पे दो मत हो गए। एक बोलने के चलना चाहिए था, एक बोले नहीं चलना चाहिए। फिर बोला गया ठीक है, इसको 1906 के कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की, वहां पे ये बात रख दिया गया और दादा भाई नौरोजी ने स्वदेशी आंदोलन की बात की, स्वदेशी की मांग की। पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में स्वदेशी की बात हुई। फिर उसके बाद बात हुआ कि कलकत्ता अधिवेशन के बाद ये 1907 का अधिवेशन नासिक में होना था और नासिक में जो यह अधिवेशन होना था उसकी अध्यक्षता बाल गंगाधर तिलक को करना था, क्योंकि तिलक गर्म मिजाजी थे। उनका विचार था कि इसको राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जाए। इसके लिए नासिक में जो होना था सम्मेलन, उसको गुजरात में लेकर चला गया, सूरत में। और सूरत में क्योंकि उनका क्षेत्र नहीं था, सूरत में किया गया और वहां पे रास बिहारी घोष को जो है वो उनको बना दिया गया, वहां पे कांग्रेस का नेता 1907 में। वहां पे जब अधिवेशन चल रहा था 1907 में, तो अधिवेशन के दौरान ही बाल गंगाधर तिलक और उनके सहयोगी जो विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, वो लोग भी पहुंचे। सबसे बड़ी मुद्दा था कि बाल गंगाधर तिलक वहां पहुंचे और मदन मोहन मालवीय ने बाल गंगाधर तिलक को पूछा भी नहीं, बोलने का वक्त भी नहीं दिया, बैठने के लिए पूछा, कुर्सी भी नहीं दी। ये बात से जो बाल गंगाधर तिलक के जो चाहने वाले थे उनको बहुत दुख हुआ और कुर्सी तोड़ दिया गया। वहां पे दो गुट में जो है लड़ाई हो गई, कुर्सी तोड़ दिया गया, जूता से रासबिहारी घोष के ऊपर कोई जूता चला दिया गया। तो ये बहुत ही ज्यादा चीजें हुई और अंततः क्या हुआ, कांग्रेस दो विचारधाराओं में बट गया। एक ऐसे विचारधारा हुआ जो गर्म मिजाजी था, वो तुरंत बदलाव चाहता था, राष्ट्रव्यापी आंदोलन चाहता था, शस्त्र के विद्रोह पर, एकता के युवा के विचार पे राष्ट्र में एकदम आंदोलन को तेज करना चाहता था। और ऐसा ही विचार था गर्म दल का। और एक नरम दल था, वो बोलते तो नहीं, हम जो है अंग्रेज के साथ कंधे से कंधे मिलाकर सदन में बात उठाएंगे और देश को आजाद करेंगे। ये बदल नहीं, लात का भूत बात पे नहीं मानता है, इसको मारना पड़ेगा। आई इसने लात की वाली बात कर दी, इसने बोला नहीं, तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल। इसकी बात करें तो हुआ क्या, नरम पंथी तो चुपचाप हो गए अपने। इन लोगों की मांग थी कि 1905 में जितने भी लोग को जो बंगाली बातिल हो रहा था, जो जेल में थे, उनको छोड़ने के लिए बोलो। तिलक ने नहीं बोलेंगे छोड़ने के लिए। फिर बोला राष्ट्रव्यापी आंदोलन को पूरे भारत पे चलाओ, जो कि स्वदेशी आंदोलन, बोला नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, मत करो। अंततः लाला लाजपत राय जो है विदेश चले गए, तिलक को जेल हो गया और फिर विपिन चंद्र पाल जो है कांग्रेस से दूर हट गए। ब्रिटिश सरकार के प्रति ये लोग रुख अपनाए, लेकिन ये जो कांग्रेस थी ना, टूट गई, बिखर गई एकदम। ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांतिकारी संघर्ष इन्होंने तेज कर दिया और ये लोग संवैधानिक सुधार की बातचीत में लग गए। अच्छा, संवैधानिक सुधार की अगर बात करें तो 1892 में सबसे पहले मात्र इन लोगों को, नरमपंथी को, जो लोग कह रहे थे कि कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे, क्या मुनाफा हुआ अंग्रेजों से। तो 1892 के भारत शासन अधिनियम में पहली बार भारतवासी को बोलने का दर्जा दिया गया था बजट पर। बोलना भी है बजट पर, तो 6 दिन पहले बजट पर बोलने के लिए एक प्रस्ताव देना पड़ता था कि चलो हमको कुछ बजट पे अपना विचार रखना है। और एक बात, बजट पे आप विचार रख सकते हैं, अनुपूरक प्रश्न भी नहीं पूछ सकते। अर्थात अगर हम कोई प्रश्न पूछते हैं आपसे और आप जवाब देते हैं और हमको लगता है कि नहीं, इस जवाब से हम संतुष्ट हैं और एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो ऐसा संभव नहीं था। दूसरी बात कि बजट पर जो मत होता था, जो हम लोग वोटिंग करते हैं बजट पास, उस पर भी आपको मत का भी अधिकार नहीं था। तो ये जो चीजें थी नरम दल की थी। अंततः सूरत विभाजन हुआ और उधर हिंदू और मुस्लिम बढ़ गए, इधर कांग्रेस में गरम और नरम दल बढ़ गए। तो अंग्रेज को कहीं ना कहीं सफलता मिली। सूरत विभाजन में क्या क्या हुआ, तो अध्यक्ष के चुनाव में अंतर हुआ, रासबिहारी अध्यक्ष बने, स्वदेशी आंदोलन का विस्तार हुआ। 1905 में प्रिंस ऑफ वेल्स का जो है कांग्रेस ने स्वागत किया, क्योंकि 1905 में प्रिंस ऑफ वेल्स भी भारत आए थे। एक अंग्रेज जो है राजा थे, प्रिंस थे, किंग। तो वो जब भारत आए तो उनका ये जो नरमपंथी लोग थे, जो ठंडे दिमाग के लोग थे, जो अंग्रेज के दफ्तर जाया करते थे, उनके सदन में जाकर अपनी बात रखते थे और उन पे भरोसा करते थे, उन्होंने उनका स्वागत किया। तो गरम दल वाले बोला, अरे देश में आंदोलन चल रहा है, राष्ट्रव्यापी आंदोलन चल रहा है, आप उनका स्वागत करेंगे, ये कैसे होगा भाई,
तो स्वागत नहीं करना चाहिए। तो इनको गरम दल वालों को बड़ा दुखी हुआ। परिणाम क्या हुआ? कांग्रेस का जब 1907 में विभाजन हुआ तो 1908 में कांग्रेस का एक संविधान बना। कांग्रेस का संविधान अर्थात कांग्रेस के दल में कौन जो है अध्यक्ष बनेगा, कौन अध्यक्ष नहीं बनेगा, कांग्रेस के सदस्य के लिए क्या क्या सीमाएं होंगी, सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यता होगा, ये सभी चीजों को कांग्रेस में एक नवीन संविधान की नियमावली बनी। तिलक को 6 वर्षों के लिए जेल हो गया, लाला लाजपत राय विदेश चले गए, बिपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष का सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना है। चरमपंथी नेता थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष। ये लोग चरमपंथी नेता थे, मतलब जो है कांग्रेस के जो है कह सकते हैं कि बड़े नेता, चरम बहुत बड़े नेता, जिनका कि लोग मानते हो, जिनके फ्लोअर्स बहुत अधिक हो, उनको ही चरमपंथी नेता कहते हैं, जिनके पीछे लोगों का तादाद चलता हो। बंगाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, पंजाब मतलब लाला लाजपत राय। तो ये जो चीज है ना, ये इतिहास में और वर्तमान में आज भी उनका जो विचार है कहीं ना कहीं पंजाब में देखने को मिलता है और बंगाल में, और जो ये महाराष्ट्र में थे बाल गंगाधर तिलक, तो महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक और पंजाब में लाला लाजपत राय की आज भी उनकी विचारधाराएं देखने को मिलती है। 1905 में जब प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के नरमपंथी गुट ने उनका स्वागत किया। इसका मुख्य कारण था नरमपंथी की ब्रिटिश सरकार के प्रति उनकी नीति और राजनीतिक जो नीति थी, उनपे वो लोग चाहते थे कि हमारा पक्ष रखे। नरमपंथी चाहते थे कि अंग्रेज हमारा मदद करे, है ना। संवैधानिक सुधार की उम्मीद थी और संवैधानिक सुधार चाहते थे कि प्रिंस आए हैं, उनको अपना बात कहेंगे तो वो जो है हम लोगों का मदद करेंगे। लेकिन जब प्रिंस आए, भारत आए, तो उसने राष्ट्रव्यापी आंदोलन जो भारत में हो रही थी, जो बंगाल विभाजन की घटनाएं हो रही थी, उस पर उसने कोई बात भी नहीं की, कोई चर्चा भी नहीं हुआ, ना ही कांग्रेस के नेता ने वहां पे बात उठाना उचित समझा। राजनीतिक रणनीति, कांग्रेस उस समय पूरी तरह से क्रांतिकारी आंदोलन की राह पर नहीं थी, बल्कि ब्रिटिश सरकार के साथ संवाद स्थापित करना चाहते थी और चाहते थे कि संवैधानिक सुधार हो, बैठ के बात हो। जो कि बैठ के बात अगर करना होता तो फिर कोई हिंदू मुस्लिम में देश को क्यों बांटता, गरमपंथी और नरमपंथी दो गुट क्यों बढ़ते, देश में ऐसे राष्ट्रव्यापी आंदोलन क्यों होता। ब्रिटिश अधिकारियों से संबंध बनाए रखना, कांग्रेस चाहती थी कि ब्रिटिश अधिकारियों से मेरे अच्छे संबंध हो, है ना। तो ये कुछ चीजें हैं। सूरत अधिवेशन के क्या क्या कारण है इसको एक बार देख लीजिए। नरमपंथी और उग्रवादी गुट में मतभेद हो गया, स्वराज की मांग पर असहमति हो गई। एक का कहना था केवल बंगाल में हो, और गरमपंथी कहते थे, गरम मिजाजी कहते थे पूरे भारत में स्वदेशी आंदोलन चले। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन का प्रभाव, 1906 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ, स्वराज की जो मांग रखी गई उसको राष्ट्रव्यापी बनाता था, नहीं बना। दादा भाई नौरोजी ने स्वराज का प्रस्ताव पारित किया, जिससे नरमपंथी क्या थे, असहज महसूस कर रहे थे। सूरत अधिवेशन 1907 में अध्यक्ष को पद को लेकर विवाद हुआ और बाल गंगाधर तिलक अध्यक्ष नहीं बनाए गए, तो इसका भी बहुत बड़ा विवाद था। रासबिहारी घोष 1907 के ऐतिहासिक सूरत अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी, है ना, दादा भाई नौरोजी के बाद, जिसके बाद कांग्रेस नरमपंथी और गरमपंथी में विभाजित हो गई, और फिर एक साल बाद 1908 में मद्रास में जो है कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो हम अगर कहें कि 1908 एक साल बाद मद्रास में और 1907 सूरत में लगातार जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ, उसकी अध्यक्षता कहते हैं रासबिहारी घोष। तो याद रखेंगे रासबिहारी घोष, ना कि बोस। ये घोष है, बोस नहीं है। रासबिहारी घोष, इसके नाम में भी बिहारी है, ठीक है। सूरत अधिवेशन में प्रमुख नेता नरमपंथी थे गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, है ना। ये नरमपंथी लोग हो गए, और गरमपंथी हो गए बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल। तो ये कुछ मुख्य चीजें हैं जो हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। ब्रिटिश सरकार ने उग्रवादी गुट को दबाने के लिए दमनकारी नीतियां चलाई। 1907 और 1911 के बीच सरकार ने कई सारे अंकुश लगाने के लिए 5 कानून बनाए। कितने कानून बनाए? 5 कानून बनाए 1907 से लेकर 1912 तक। राजद्रोह सभा अधिनियम 1907, मतलब राजद्रोह सभा अधिनियम मतलब कि अगर आप सभा में, अगर सदन में अगर कुछ ऐसे बात कर देते हैं जो कि अंग्रेज ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ है, तो आप पे राजद्रोह का मुकदमा चल जाएगा। ये चला था 1907 में। भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1908, मतलब अगर अपराध को उकसाने के लिए, और इसी के लिए 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हो गया था, इसी अधिनियम के तहत, भारतीय समाचार अधिनियम 1908 के तहत। क्योंकि उसने खुदीराम बोस के लिए अपने लेटर में जो है अपना जो अखबार है, जो केसरी है और मराठा है, उसमें उन्होंने लिखा था,
है ना, बाल गंगाधर तिलक ने लिख दिया था खुदीराम बोस के लिए। तो क्योंकि इससे राष्ट्रव्यापी आंदोलन को गति मिल रही थी, तो बाल गंगाधर तिलक को जो है जेल हो गया, काला पानी का जेल हो गया, है ना, भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1908 के तहत। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1908 पास किया, भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 पास किया, उग्रवादी और ये कुछ जो ये सब जो चीजें हो रही थी, और ये सब एक ही मुख्य कारण था कि देश में जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन हो रहा है किसी तरह उसको दबाया जाए, उसको कम किया जाए, और अंग्रेजों को सफलता भी मिली। क्योंकि इसलिए, और उन्होंने जब देखा कि सफलता मिल रही है, 1906 में जब मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई, तो उसने 1909 में सांप्रदायिक आधार पर, अर्थात धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर मुस्लिम को अलग संप्रदाय, अलग राजनीतिक पार्टी, मतलब मुस्लिम के नेता को मुस्लिम लोग ही चुनेंगे, ये एकदम ऐसी राजनीति कर दी जिसके कारण एक पाकिस्तान देश बनकर सामने आ गया, अलग विचारधारा को पैदा किया। 1909 के मार्लो मिंटो अधिनियम, सूरत अधिवेशन का परिणाम एकमात्र उल्लेखनीय उपलब्धि 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा विधान परिषद का विस्तार हुआ। 1907 की कांग्रेस बैठक नागपुर में होनी थी, लेकिन नागपुर में नहीं हुई, सूरत में हुई। गोपाल कृष्ण गोखले ने इस डर से बैठक नहीं किया, तो क्या पता है कि नागपुर में जो है तिलक का बोलबाला था। क्रांतिकारी गतिविधि 1907 में क्रांतिकारी गतिविधि तेज हुई, युवा क्रांतिकारी का उदय हुआ, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष बढ़ा। 1892 में हमने आपको बता ही दिया कि 1892 का अधिनियम, भारत शासन अधिनियम में क्या हुआ था, बस सदन में वो जो बजट पर बहस कसने की बात थी कि आप सदन में बजट पर बोल सकते हो, लेकिन बोलना भी है तो 6 दिन पहले आपको अपनी बात रखना पड़ेगा, अनुपूरक प्रश्न पूछने की आजादी नहीं थी। लेकिन एक दूसरा प्रश्न भी आपको बता दें, 1909 के भारत शासन अधिनियम में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की पहली बार शुरुआत हुई। तो हम कहें कि भारत में अगर चुनाव प्रणाली की अगर शुरुआत हुई, संसदीय व्यवस्था की शुरुआत हुई, तो 1909 के भारत शासन अधिनियम से हुई। बजट पर पहली बार बोलने का हक दिया गया, मतलब कहे तो केवल बोलना है और उसका कोई अर्थ नहीं था। 1892 बजट पर बोलने का, 1892 अप्रत्यक्ष चुनाव में भाग लेने की बारी, पहली बार किसी व्यक्ति को, किसी भारतवासी को एक सदस्य नॉमिनेट किया गया सदन में, तो वो था 1909। 1892 का अधिनियम, इसमें जो है 24 सदस्यों में से केवल 5 भारतीय थे, और अगर कोई सवाल पूछना भी था तो 6 दिन के लिए नोटिस देना पड़ता था, और अनुपूरक प्रश्न पूछने की आजादी नहीं थी। हमने कई बार आपको बता भी दिया है। इसमें 1907 के प्रमुख क्रांतिकारी नेता, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, अनहैप्पी इंडिया, आर्य समाज पुस्तक लाला लाजपत राय ने लिखी। तो बोलेगा आर्य समाज पुस्तक किसने लिखा? लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया किसने लिखा? लाला लाजपत राय। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन किसने लिखा? तो लाला लाजपत राय। लाहौर से एक साप्ताहिक समाचार पत्र निकलता था, इसका नाम था पीपल। बोलेगा पीपल नामक समाचार पत्र कौन निकालते थे? तो ये ध्यान में रखना है, कौन निकालते थे? लाला लाजपत राय, ये ध्यान में रखेंगे। ब्रिटिश दमनकारी नीतियां, गर्मपंथी की गिरफ्तारी हो गई, प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, और कई सारे गुप्त जो संगठन थे उनको बंद करने की बात हो गई। 1905 में बंगाली विभाजन हुआ, स्वदेशी आंदोलन हुए, बहिष्कार हुआ पूरे राष्ट्र में, और बस इतना ही। और लेकिन हम लोगों को एक चीज ना हमेशा ध्यान में रखना है कि किस तरह से हमारे जो देश है, हम लोग जो भारतवासी हैं, तो किस तरह से हमारे देश में राष्ट्रव्यापी आंदोलन हो रहा है। और ये जो